अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द रेलेवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। अ मिशन स्टेटमेंट कैन हैव सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। एक मिशन स्टेटमेंट के सेवरल पर्पसेस होते हैं। पहले तो हमें ये इस चीज के ऊपर पूरा यकीन आ गया कि मिशन स्टेटमेंट के 3-4 काम है। मिशन स्टेटमेंट हमें बताती है किसके लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। वो हमें विजन बताता है। क्यों बना रहे हैं विजन बताता है, क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कितने का बना रहे हैं, वो कौन बताता है, मिशन हमें बताता है। मिशन स्टेटमेंट में ये क्लैरिटी मिलती है हमें। तो क्या क्या चीजें मिशन स्टेटमेंट पूरी करती है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेवरल पर्पसेस अ मिशन स्टेटमेंट कैन बी फुलफिल्ड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। मिशन स्टेटमेंट आपको बताएगी कि आपने कौन सा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन सा होगा? ऐसा डिसीजन जिसका फायदा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या उससे भी ज्यादा के अरसे के लिए हो। वो कौन सा डिसीजन होगा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और हमें कौन बता रही होगी? वो मिशन स्टेटमेंट। नंबर 2, टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई जो हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बिगर पिक्चर कौन दिखाएगा? मिशन स्टेटमेंट। कि हमने कितना माल 1 साल में बेचना है, क्यों बेचना है, ठीक है, माल बनेगा कैसे 1 साल के लिए। क्लियर हुई मेरी बात? नंबर 3, टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट आपको बताएगा कि भाई साहब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई किस पर्पस के लिए है, ताकि एम्प्लॉयज को भी क्लियर कट पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और मालिकान को भी पता हो कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 4, टू इंस्पायर एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉय को पता हो कि मैं यहां पे क्या करने के लिए रखा गया हूं तो उसके दिमाग में क्लैरिटी होगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? वो पूरी दिलजोई से काम करेगा। अब मुझे पता है मैंने कल आना है, कल आके कितने लेक्चर देने हैं, क्या उन लेक्चर को प्रिपेयर करके आऊंगा? ठीक है ना, मेरे माइंड में क्लैरिटी होगी ना। अगर मुझे पता हो ये रोज मुझसे लेक्चर ले लेते हैं, रोज कोई नया लेक्चर दे देते हैं, रोज कोई नई क्लास मर्ज कर देते हैं, तो मैं एम्बिगुएट वेग रहूंगा, एम्बिगुइटी रहेगी, डिमोटिवेट रहूंगा या मोटिवेट रहूंगा? डिमोटिवेट रहूंगा। ऐसे ही है। आगे जी, टू एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स क्या चीज होती है इसको फिलहाल स्किप कर दो। चैप्टर नंबर 5-6 में हमने पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 6 में बेतहाशा एथिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस वाली लाइन को स्किप मारो। लास्ट वाली लाइन है टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप। इसको भी स्किप मारो। स्किप स्किप स्किप। आखिर वाले 2 पॉइंट स्किप हैं, ये भी थोड़ी देर बाद करवाता हूं, फिर देखिएगा कैसे होते हैं। आखिर वाले 2 पॉइंट स्किप हैं, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, चिल हो जाएगा काम। यहां तक कोई क्वेश्चन? उसके बाद मैंने आपसे अर्ज की थी मिशन और विजन स्टेटमेंट पढ़ के आना ये वाला। इसमें कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? चले भाई साहब, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मिशन विजन खत्म हो गया। अच्छा जी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले ये कर लें, फिर एक्टिविटी पे जाते हैं। 50 मार्क की एक्टिविटी है, उसको बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। गोल्स क्या होता है? गोल एक बिगर पिक्चर है, ऑब्जेक्टिव उसका छोटा भाई है। मई के महीने में 2000 सोलर बेचना, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। 5000 सोलर बेचना 1 साल के अरसा में, ये क्या है? मई के महीने में सिर्फ 2000 बिकते हैं, अल्लाह का नाम ले लो, खैर है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। हर महीने आपने 2000 सोलर बेचना है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। देखो, ऑब्जेक्टिव कहते हैं गोल को अचीव करने के स्मॉलर स्टेप्स को। हाँ, वो उनको कहते थे ये आपके गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं। बेसिकली वो गोल नहीं है, उस बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करो। आपका गोल है 1 साल के अरसा में 5000 घरों में सोलर लगाना, ये मेरा गोल है। अब हर महीने मैं क्या करूंगा? मैं उनको बाइफरकेट कर लूंगा, उनको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। मई के महीने में 500 सोलर लगाया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर टिल दिसंबर तक मैंने इतने इतने क्या लगाने हैं? सोलर लगाने हैं। ये मेरे स्मॉल ऑब्जेक्ट गोल्स बन गए, स्मॉलर गोल्स बन गए। हम इन्हीं को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बिगर पिक्चर से स्मॉलर पिक्चर की तरफ आते जाओ, स्टेप्स में कन्वर्ट करते जाओ, वो हमारे ऑब्जेक्टिव बनते जाएंगे। सोलर लगाना क्यों है? अंधेरा खत्म हो जाए, उजाला आ जाए, ठीक है। इस विजन को, इस मिशन को कौन पूरा करेगा? ऑब्जेक्टिव। और वो क्या होगा? 1000 500 सोलर लगाते जाओ हर महीने। क्लियर हुई मेरी बात? बस ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन गोल बड़ी चीज है।
गोल और ऑब्जेक्टिव बड़ी चीज है। अगर आपको पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हो तो आप उसको अचीव कर सकते हो? हमें क्लियरली हमारे गोल का पता है, 17, 19, 25, 22, 23 जून को पेपर है हमारा I2B का। ये हमारा क्लियर गोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेली आके इतना काम खत्म करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 1 खत्म करना। क्यों? ताकि उस गोल तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचा जा सके। अगर हम उस गोल को माइंड में नहीं रखेंगे, हमारा गोल अगस्त हो, तो फिर आज खत्म करने का क्या तुक है? ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? समझ आई मेरी बात की? कोई एतराज यहां तक? तो गोल और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, गोल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव स्मॉलर पर्सपेक्टिव है। कोई एक क्वेश्चन आप लोगों से? पक्की बात है? कूल। आगे चलते हैं जी। There is some confusion about the meaning of goals and objectives and the term might be used to mean different things. वो कहते हैं यार यहां पे भी कंफ्यूजन है, हमें भी कंफ्यूजन है। किताब वाले कहते हैं कि भाई हमें भी लगता है दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इनके मानी मतलब अलग होते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। However, एक मिनट सिर्फ चलने दीजिएगा, आप ऑनलाइन में जाने दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर। जी सर बोलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, जरा जल्दी बोलिएगा। नहीं कोई जरूरी बात है प्लीज जरा बोल दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, there is some confusion about the meaning of goals and objectives and the term might be used to mean different things. However, it is useful to think of goals and objectives as follows. Goals are aims for the entity to achieve. इसको अंडरलाइन करो। गोल क्या होता है भाई? एम है जो एक उसने एंटिटी ने अचीव करना है। कब अचीव करेगी? जब वो 5000 सोलर बेचेगी। 5000 सोलर नहीं बिकेगा तो वो एम अचीव नहीं होगा। समझ आई बात की? कोई एतराज इसमें? तो इसका मतलब हमने एक चीज को सीखा कि गोल एम होते हैं, ऐसा ही है। फिर उसके बाद नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल ऑफ एन एंटिटी। ऑब्जेक्टिव हमेशा गोल का बेबी होगा। पहले गोल बनाओगे, गोल में से स्मॉलर स्टेप्स में उस गोल को तोड़ोगे और वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। बात याद रहेगी? बस इतनी सी कहानी याद रखनी है। गोल मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई क्वेश्चन? हमारा मकसद है 19, 20, 25 जून को पेपर देना। ऐसा ही है मकसद हमारा I2B का, लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेली इतने इतने सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, टेस्ट होंगे, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बात ये लिखी हुई है, रट्टा नहीं लगाना घर जाके, सिर्फ एक दफा पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। क्लियर है? आगे जी, द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्लियरली पता हो कि आज सर ने चैप्टर 1 खत्म करना है। अगर मैं चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 9 पढ़ाना शुरू कर दूं, समझ आएगी सही सी बात? नहीं ना, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको यहां से स्पेसिफिक पता हो कि आपने आज क्रीसेंट में, हिसाब में, राइज में और स्कैन्स में जाके सोलर की बात करनी है। स्पेसिफिक आइडिया है। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब आप सुबह निकलोगे प्लान करके, यार पहले ना 8 से 9 बजे ना मीटिंग करते हैं क्रीसेंट पर। वहां से निकलेंगे, सीधा पहुंचेंगे हिसाब, वहां पे मीटिंग करेंगे 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक। दरमियान में ब्रेक लेंगे और 11:15 बजे पहुंच जाएंगे स्कैन्स या राइज। वहां पे 11:15 से 12:15 बजे तक मीटिंग करेंगे, फिर खाने की ब्रेक ले लेंगे और भाई साहब आखिरी मीटिंग स्कैन्स करके 1 से 2 बजे घर वापस। अगर आपको आपका टास्क ही पता ना होता, आपका ऑब्जेक्टिव ही पता ना होता, तो आप ये सारा प्लान कर पाते? इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, फिर आप ये स्टेप टेकअप कर पाओगे। अदरवाइज क्या करोगे? पता ही नहीं किथे जाना है, बस सोलर बेचने हैं जाके। सर किनू बेच रहे हैं? यार जिन्हों मर्जी बेच दे। अब आप भी कंफ्यूज हो, यार हम दुकानदार के पास जाएं, हम होटल वाले के पास जाएं, हम कॉलेजेस में जाएं, हम यूनिवर्सिटीज में जाएं, हम घरों में जाएं, कहां जाएं यार? समझ आ गई मेरी बात की? नंबर 2, मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। 2000 सोलर आपने एक महीने में बेचना है, क्या ये मेजरेबल है? ऐसा ही है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे दूं, यार अन्यवाह सोलर बेच। वो बॉस कितना सोलर बेचना है? यार जिन्ना बेच ले, कोई गल नहीं है। आप 10 सोलर बेचे महीने में, सर बॉस तुसी क्या ही जिन्ना बेच ले, मैं तो नहीं बेचे हैं। आपका भी तो राइट बनता है ना बात करने का, क्योंकि आपको कोई टास्क ही नहीं दिया गया, कोई टारगेट ही नहीं दिया गया।
आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना है, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। हाँ, अगर कमीशन है 10 सोलर बेचोगे इतनी कमीशन, 20 बेचोगे इतनी कमीशन, तो वो ज्यादा हार्डवर्क करेगा। भाई 50 सोलर बेचोगे ना तो 5% कमीशन है। अगर जैसे ही 50 से ऊपर जितने सोलर बेचोगे उसके ऊपर 5 से बजाय 7% कमीशन है। अगर 100 सोलर बेच दिया 101 के ऊपर 10% कमीशन है। अब आप किसके लिए तो दो करोगे? 101 के लिए। तो कंपनी को तो 100 वैसे ही बेच के दे दोगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में ना एक लालच आ गया है कि यार ये जो 150 बेचे ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक सोलर 3 लाख रुपए के, 3 लाख की 10% कमीशन निकालो 30,000 रुपए कमीशन बनती है। वो आप 101 को देख रहे हो अब, क्योंकि मेजरेबल है आपके लिए, कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। वैसे ये डम स्ट्रेटेजी होती है सेल्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने कंपनी को 100 सोलर बेच के दे दिया, आप उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे, आपका सुई वो 30,000 रुपए फंसी हुई है। समझ आई बात की? आगे चलते हैं जी। अग्रीड। अग्रीड का मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए आपके एम्प्लॉइज और आपकी कंपनी दोनों मान जाए। मैं आपको कहूं जाके 1000 सोलर बेच के आ, तो सर विकना ही नहीं, कार ही 50 है, 1000 कितों बेचा? अल्लाह के बंदे वो बादी नहीं गए थे। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे दूं, गोल बना दूं कि आपने हुडियां बेचनी है पठानों को केपीके में जाके, बेच लोगे? वो पहनते ही नहीं है, वो तो वेस्ट कोट्स पहनते हैं, ऊपर वो कैप्स पहनते हैं, तो कैसे बेचोगे? आप अग्रीड करके चले भी जाओगे वहां से एम बस घूम फिर के वापस आ जाओगे, बिकेगा ही नहीं माल, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होना, टारगेट पूरा नहीं होना, बहुत से गालियां पड़ेंगी। तो इसका मतलब आपका जो टास्क है स्पेसिफिक और मेजरेबल होने के साथ साथ वो अग्रीड अपॉन भी होना चाहिए कि दोनों पार्टीज मान भी जाएं। आप केपीके पे रहने वाले हो, मैंने आपको हायर किया और मैंने कहा यहाँ पे मुझे ना ये बेच के दिखाओ, जीन्स की पैंट बेच के दिखाओ। जीन्स की पैंट आप पंजाब में ज्यादा बेच सकते हो केपीके में? अब आप मुझे खुद ही कह दो कि सर ये इम्पॉसिबल है, 1 लाख पैंट नहीं बिकती साल में। 1 लाख पैंट यहाँ से क्रीम मार्केट में बिक जाती है, पूरे लाहौर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्रीम मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये लिंक रोड पे इतना कपड़े की दुकान है, वहां से बिक जाएगी 1 लाख पैंट। पूरे केपीके में नहीं बेच सकते अब तुम लोग 1 लाख पैंट, क्योंकि वो पहनते नहीं है, उनका ट्रेंड नहीं है। बड़े कम पठान पहनते हैं लेकिन कम है बड़े, कितने हजारों में से कोई 2-4 पहनते हैं। अभी रेशो निकालो 1000 में से 2-4 की, तो किसको बेचोगे माल? तो इसका मतलब आप अग्रीड नहीं कर सकते उसके ऊपर। समझ आई बात की? फिर उसके बाद रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? मैं आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने 1 साल में 10 लाख पैंट बेचनी है, आपकी कैपेसिटी नहीं है ना 1 साल में 10 लाख पैंट बेचने की। हमेशा जब भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते कि 1 महीने में 5000 सोलर बेचो, नहीं बिकेगा भाई। सारे लोग अमीर तो नहीं है ना, 1 महीने में आप सारे लोगों को जाके कितने कितने घर थे? 1.5 लाख घर था, उसमें से हमने कितनों को टारगेट किया था? 10,000, और 5,000 को हमने बेचना था। कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, ऐसे ही था, ऐसे ही हुई थी ना बात। 1.5 लाख में वो भी लोग थे जिनके पास GLI नहीं थी, XLI नहीं थी, उनके बच्चे सिटी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हमने किनको टारगेट किया था? जिनके पास ये गाड़ियां थी, उनके बच्चे सिटी बीकन हाउस इधर उधर पढ़ते थे। ऐसे ही था, ऐसे ही था ना? तो इसका मतलब हम रियलिस्टिक थे। अब मैं आपको टारगेट दे दूं 1.5 लाख घर है, सारे ਨੂੰ बेच के आ सोलर, पूरा हो सकता है? नहीं ना भाई, सबकी इनकम डिफरेंट है, तो कैसे पूरा होगा? सबकी इनकम ही सेम नहीं है, तो कैसे पूरा होगा टारगेट? ये अनरियलिस्टिक टारगेट हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? कोई एतराज? आगे जी, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बताने की जरूरत है कि पता चल गया? हर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए टाइम होता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है ना रोज पढ़ना, क्यों? टाइम बाउंड है ना, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद जाके हमने अपेयर होना है, ऐसे ही है। तो हर ऑब्जेक्टिव को टाइम बाउंड होना चाहिए। बस घर जाके करना क्या है, सिंपल मैंने समझा दी है सारा, इसको पढ़ लेना एक दफा, डिटेल नहीं पढ़नी, क्योंकि डिटेल मैंने बता दी है ना, बस उर्दू में याद रखो। समझ आ गई बात? दिल करे ये पढ़ लेना, दिल करे ना पढ़ना, खली बल्ली। जो मैंने आपको उर्दू में बातें समझाई है ना स्पेसिफिक, ये वाली, यही सारी बातें नीचे लिखी हैं। बल्कि रिकमेंडेशन एक दफा पढ़ लो इसको अच्छे तरीके से ना, आराम से चाय पीते पीते इसको एक दफा गो थ्रू करो। जैसे कहानी नहीं पढ़ते, नॉवल पढ़ते हैं, वैसे एक दफा पढ़ लो इसको। उससे फायदा ये होगा वोकैबुलरी आपके माइंड में रह जाएगी। आगे चलते हैं जी। हु डिसाइड मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? तो कौन डिसाइड करता है? वो मैंने बता दिया ना, अब मैंने बताने की जरूरत नहीं है, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। इफेक्टिव गोल हमने किस तरह सेट करने हैं, कैसे सेट करें? इफेक्टिव गोल कैसे सेट होने चाहिए?
अब्दुल आदि पढ़ यार ऊंची आवाज में। Techniques for setting effective goals include participate in the goal setting process, ensure that the goals रुक जा, ये गोल सेटिंग प्रोसेस क्या होता है? भाई आपने गोल बनाया कि हमने 5,000 सोलर बेचना है। गौर से सुनो, हमने एक साल में 5,000 सोलर बेचना है। अच्छा जी, ये गोल तो बना लिया, किसके साथ मिलके बनाया? मैंने खुद ही बनाया। बेचना मैंने है नहीं, किसने बेचना है? मार्केटिंग टीम ने, सेल्स टीम ने बेचना है। ओ अल्लाह के बंदे, उनसे तो पूछ ले वो बेच सकते हैं कि नहीं। तो आप उनके हेड्स को, उनके मैनेजर्स को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाओ कि यार बताइए कि क्या 5,000 सोलर हम एक साल के अरसा में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो मैं उनको एस्टिमेट, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो मार्केटिंग का, सेल्स का बंदा हूं, मैं तो 24 घंटे मार्केट में फिरता रहता हूं, घूमता रहता हूं। तो मुझे पता होगा ना लोगों की बाइंग हैबिट का, कि कौन सा बंदा कितनी शॉपिंग तक कर सकता है। तो मैं अपने बॉस को बताऊंगा जी सर बिक सकता है, या उसको बताऊंगा नहीं सर 5,000 ज्यादा हो जाएगा, 4,000 करें, रियलिस्टिक है, हम बेच लेंगे, हमारे बॉयज में इतना दम है, लेकिन 5,000 ओवर एस्टिमेटेड है, इसको कम करें। तो इसका मतलब जब हम गोल बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द फर्म या इन द कंपनी। अदरवाइज खुद ही सीईओ ये पंगे करता रहेगा तो सही काम होगा? उसकी लेबर, उसका जो एम्प्लॉय है डिमोटिवेट हो जाएगा। आगे जी। ensure that the goals include ensure that the goals include intrinsically intrinsically motivating work. motivating work। मतलब क्या हुआ? कोई समझाएगा मुझे? Goals चाहिए जिसमें गोल डिफाइन किया तो लेबर की intrinsically motivated work। जिसने बेच दिया उसको कितना बोनस एक बंदे को पता है मैंने ये काम करना आपने गोल इस ऐसा डिजाइन करना है कि जो आपके एम्प्लॉइज उस गोल को अचीव करने के लिए उनके अंदर से अर्ज आए कि हमने इसको पूरा करना है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग का मतलब होता है आपके अंदर से मोटिवेटेड हो, आप काम करने में मजा आए। कमीशन वाली बात, वाह जी वाह, ओए होए होए, पाई तूड़ा पुटती हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हैगा सी, फिर भी तेरे भरा ने 10 एसी बेचे हैं, ऐसी दी तो ऐसी। पसीना की कहता है बब्बर शेरेगा, क्यों? क्योंकि मैंने नई गाड़ी लेनी है। भाई वो कमीशन बनेगा, नई गाड़ी लेंगे, ऐसा ही है ना। इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग का मतलब है कि जो भी गोल बनाया उसके साथ ऐसे फैक्टर्स को अटैच कर दो कि आपके एम्प्लॉय खुशी खुशी काम करें, मौज मस्ती करते हुए काम करें। ये इतनी कमाल की बात है ना, मैंने एक इंस्टीट्यूट को छोड़ा इस वजह से था, मुझे सैलरी अच्छी खासी ज्यादा देते थे इस इंस्टीट्यूट से, मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे उस इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स की पावर को खत्म करते जा रहे थे। अब टीचर की पावर क्या होती है? कल किसी एक ग्रुप ने मुझे कहा कि ये कर दें, हो गया उस ग्रुप का काम, मैं वहां पे रह के नहीं ये करवा सकता। अब इसमें मेरा फायदा हुआ है, मेरी जेब में कुछ गया है, आप लोगों ने मुझे वो मेरी टांगे दुबाई हैं, वो फायदा किसका था? आपका था ना, इस इदारे का तो नुकसान हुआ ना। अच्छा, वहां पे रह के नहीं मैं करवा सकता था, जहां पे भी था मैं, जिस भी जगह पे था, वहां पे पहले 50,000 साल तक मुझे ना वो एहसान जताया जाता अगर मैं करवा देता ये काम, और बाद में अल्टीमेटली मेरे साथ एक हुआ भी था, पहले वो काम कर दिया, बाद में रिवोक कर लिया। इंट्रिंसिकली जब तक आप मोटिवेटिंग रहते हो ना, जब आपके अंदर से अर्ज आती है, ठीक है, कि यार मैंने यहां पे काम करना है, ये काम करना है, मुझे जितने मर्जी करते रहो आप। एक जगह पे मैं पढ़ाता था, वहां पे मैं एक दिन में 10-10 लेक्चर देता था। 10 लेक्चर का मतलब पता है क्या होता है? 10 घंटे बोलना, ये वोकल कॉर्ड चोक हो जाता है। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी वोकल कॉर्ड, नहीं, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाता था, कुछ भी नहीं था, मोटिवेटेड था। जब आप मोटिवेटेड होते हो ना, आपके अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर जाता है, आप बीमार ही नहीं होते हो। क्यों? आप मोटिवेटेड हो। लेकिन जिस दिन आप डिमोटिवेट हो गए, उस दिन 4 लेक्चर देते हुए मौत पड़ती थी मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्रिकेट वाली भी मिसाल ऐसे ही है। तो गोल भाई इस तरह बना, उसके साथ फैक्टर ऐसे अटैच कर दे कि तेरे एम्प्लॉयज कमाल करते रहे। एक बात याद रखिएगा, जब अब इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में बिजनेस करो या कहीं पे भी जॉब करो और आपके अंडर एम्प्लॉई आए, उनके साथ उस तरह पेश आइएगा कि जिस तरह आप चाहो आपका बॉस आपके साथ पेश आए। यह आपकी सक्सेस की फर्स्ट की स्टेप होगा।
आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उस तरह रवैया रखिएगा जिस तरह आप चाहते हो कि आपके साथ रवैया रखा जाए आपके बॉसेस की तरफ से, या उस तरह अपने इंप्लॉइज, अगर आप बिजनेस करो तो अपने इंप्लॉइज को उस तरह ट्रीट करना कि अगर आप किसी के इंप्लॉई होते तो आप जिस तरह ट्रीट करवाए जाते या आपके साथ जिस तरह ट्रीट किया जाता, ये आपकी कामयाबी का पहला की स्टेप होगा। और अगर आपने इससे डेविएट कर लिया तो यकीन करो अल्लाह बड़े रंग दिखाएंगे आपको। मैंने बड़े लोगों को बहुत पीक से नीचे गिरते देखा है, आप लोगों ने भी देख ही लिया। आगे चलते हैं जी। एंश्योर, जी पढ़िएगा। समझ आ गई बात की कि भाई आपने गाहे बगाहे उनसे पूछते भी रहना है, यार आज इस महीने मई गुजर गया, जून आ गया यार, क्या 2000 का टारगेट अचीव हुआ है? आप कहते हो नहीं सर 1800 बिके हैं। चल यार जबरदस्त है, बिका तो है ना 1800, 200 की खैर है। हमने साल के कितने सोलर बेचने थे प्यारे भाई, कितने बेचने थे? अगर 4500 भी बिक गया तो खुशी की बात है कि नहीं? बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो ये फीडबैक गाहे बगाहे लेते रहना। आगे, जिस तरह ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है इस तरह गोल भी स्मार्ट होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। तो जो आपके पर्सनल गोल हैं, मेरा पर्सनल गोल क्या है? पैसे कमाना। कमर्शियल गोल क्या है मेरा? आप लोगों को पास करवाना, सर्विस देना, आप लोगों को ऐसी सर्विस देना, खाली सर्विस नहीं, ऐसी सर्विस जो आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास करवाए, यही है। ठीक है, देखो अगर इस कॉलेज का, इस इदारे का, या जो भी XYZ, मैं जिस भी जगह पे काम करता हूं, जैसे मैं एक असल में ना मैंने जॉब सिर्फ 2 ही जगहों पे की है, एक इससे पहले इदारे में करता था और एक यहाँ पे कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बिजनेस ही करता रहा हूँ, 2011 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और यकीन मानो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही किया था जैसे मैं चाहता था मुझे ट्रीट किया जाए। बाकी अल्लाह नसीब का देते हैं, तो मेरा कोई कारोबार इतना अच्छा नहीं चल सका, लेकिन बड़े बड़े पंगे किए मैंने, कभी गिनवाऊंगा आपको, दिखाऊंगा, बल्कि ऑनलाइन सारे पड़े हुए हैं अभी भी। खैर, तो बात बताने की क्या थी, कहां से बात निकली थी? अलाइन विद कमर्शियल गोल्स। अब देखो आपका गोल क्या है? पेपर पास करना। ठीक है, आपका गोल है पेपर को पास करना। ये आपका पर्सनल गोल है, कमर्शियल गोल है? अगर उसके साथ हम ये अटैच कर दें कि भाई साहब जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा PRC के 5 पेपर निकाल लिए उसको हम डिनर देंगे पर्ल कॉन्टिनेंटल में, प्लस उसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, प्लस उसको 50,000 रुपए का चेक देंगे, तो क्या होएगा? ये अभी आपका कमर्शियल गोल बन गया, क्योंकि आपके बिहाफ पे हम अपने इदारे की मार्केटिंग करेंगे कि भाई ये है वो चांद का टुकड़ा, ठीक है, अम्मा का लख्ते जिगर, सही है, मर्द मुजाहिद जिसने 3 महीने में पढ़ के ये पास किया। और आपको पता है एक लड़की सिर्फ 15 दिन के क्रैश बैच में आई थी, 5 के 5 PRC के पेपर पास कर गई है। ये उसकी वजह से आप सब लोगों को होने लगा वहां पे 5 के 5। अभी वो मेरे लिए पेस्ट्रीज लेके आई थी, 5 के 5 पेपर उस मोहतरमा ने 15 दिन के अंदर पास किया ना। पहले उसने कभी कहीं से क्लास थोड़ी सी ले ली, कभी कहीं से। उसने सिर्फ AFC PRC उसने स्टार्ट किया था तकरीबन मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में। हाँ, जादू किया होगा, वो मेरी हार्ड वर्किंग थी। और I2B में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा ही पहली दफा था और वो पास करके सारे के सारे। एक लड़का I2B में फेल हुआ है, एक लड़का I2B में फेल हुआ है, लड़कियां कोई फेल नहीं हुई हैं, बाकी सारे लड़के पास। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं। यही क्लिप कोई ऑनलाइन वाला मेरा काट के CA स्टार पे भिजवा दे और बाद में पता लगे यहाँ पे 10 बच्चे फेल थे, तो इज्जत होने की बजाय बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इतने बड़े रसूख से बात करूंगा, मजाक तो नहीं कर रहा ना। कैसे हार्डवर्क कर रहे थे, बस काम कर रहे थे। लेकिन ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी एक एस्टॉनिशिंग मोमेंट था जब उसने मुझे बताया कि सर मेरे 5 के 5 पास हो गए हैं। आई वाज शॉक्ड कि कैसे कर लिए तुमने। इको पास उसका फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसने, I2B फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इंट्रो फर्स्ट टाइम पढ़ा था, FSCQ उसने। एक दफा ना किसी अच्छे वक्त में किसी अच्छे इंसान के कहने पे मैंने इंट्रो की असाइनमेंट बनाई थी, मांगना नहीं, मैंने देनी नहीं है। तेरे पास मैंने कब की थी? डिलीट कर दी हुई है ना, किसी को देनी नहीं है, ठीक है। अब बाय चांस, अच्छा असाइनमेंट की थी? नहीं, अकाउंटिंग ही थी सारी? नहीं, ये आपकी बुक से बनी हुई थी, इससे बनी हुई थी। तू एम ही बाज तीर छोड़ना पे, वो दे तेरे सामने प्रैक्टिकल बैठा है। अब हुआ क्या उससे?
अच्छा मुझे नहीं पता, उस मोहतरमा के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई, पास कर गई। मैं हैरान हो रहा था, 5 के 5 पेपर पास, तो ये बहुत अचीवमेंट है यार। अभी तक मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में चंद कॉलेजेस ने 5 पेपर दिलवाए हैं अप्रैल में, चंद कॉलेजेस ने अप्रैल में 5 के 5 पेपर दिलवाए और स्टूडेंट्स पास भी हुए उनमें। नहीं तो मोस्टली कॉलेजेस ने 3 पेपर दिलवाए हैं, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 3। डरते हैं सारे कॉलेजेस। क्यों डरते हैं? कमर्शियल गोल। कमर्शियल गोल क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसिव स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे तो उनका नाम होगा, और डर की वजह से स्टूडेंट को रोक दिया पेपर देने से। ऐसा ही हुआ था मोस्टली कॉलेजेस में, ऐसा हुआ है। और भाई कारोबार रिस्क फ्री का नाम नहीं है, कारोबार रिस्क टेकर होने का नाम है। खुल के खेलो। जब मैंने एक मीटिंग में बैठे हुए ना इस इदारे में, मैंने कहा मैं 15 दिन में ये कोर्स को लॉन्च करूंगा, मुझे इजाजत दें, तो एक बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े नामवर टीचर हैं, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर गया तो मेरा ही जाएगा ना, कि मदर ने किया था, फेल कराते सारे बच्चे, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो किसका नाम जाएगा आगे? क्रिश्चियन से पढ़ा था, 15 दिन में पास, 15 दिन में पास, यही हो गया। समझ आई बात की? दैट वुड बी नाउन एज कमर्शियल गोल। क्या 15 दिन में महबूब आपके कदमों में? ऊंचा बोलना यार। समझ आ गई बात की? तो भाई 15 दिन में आई कैप आई आपके कदमों में आ गया। अब तुम लोग सही काम करना है यार, मेरा नाम ना खराब कर देना। समझ आई बात की? देखो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है यार, बस अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। आगे चलते हैं जी। When recording goals, state them in a positive statement। मतलब क्या हुआ? आपने जब भी गोल को ड्रॉ करना है, बनाना है, तो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपने लिखना है। ये नहीं लिखना जे मेरा पुत्र तू महीने दे विच 2000 सोलर ना बेचिया तो मैं ठुड्डे मार के जलील करके कट देना है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? यार देखो हमारी कंपनी नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मैक्सिमम कंज्यूमर को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर को माल बेचें ताकि हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम हो सके, ताकि हम खर्चे पूरे कर सकें। तो यार अपनी अटमोस्ट कोशिश कीजिएगा कि 2000 सोलर बेच दो। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब आपको भी पता चल गया यार डराते ही ने मैंने कहना नवी कंपनी ही है, खर्चे पूरे नहीं पे होंगे। समझ आई बात की? नई कंपनी है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुमने 2000 सोलर बेचना है ताकि रेवेन्यू ज्यादा हो। इसका मतलब अगर 2000 सोलर ना बेचा तो खर्चे पूरे नहीं होने, तो खर्चे पूरे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सैलरी नहीं मिलनी, आपको गुड बाय कह दिया जाएगा। देखो थ्रेट दोनों में है, एक में सीधा देसी थ्रेट है और एक में पढ़े लिखे होने वाला थ्रेट है। समझ आई बात की? तो गोल को हमेशा पढ़े लिखे होने वाले थ्रेट में बयान करना है। यार जरा नाल हो के बया मेरा भरा, ओ कॉर्नर पे आ जा, कॉर्नर पे। ये तुम दोनों कोडवर्ड में बातें करके ना हंस रहे हो आपस में। फखर तेनों का लगे नहीं सी बाया, इधर ही था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही है। चलें जी आगे। सेट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब है कौन से काम को पहले करना है, ठीक है? ये सेट प्रायोरिटीज और गोल में ये क्लियर कट आएंगी। कोई एतराज? प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय गोल। पढ़ो यार आप, मोहम्मद पढ़ो यार। The most effective and motivating goals are those that are challenging yet remain achievable। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे गोल भाई जो बहुत चैलेंजिंग हो, जिनको अभी तक अचीव पहले ना किया जा चुका हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसा कि 15 दिन वाला गोल था, अभी तक सीए की हिस्ट्री में ऐसा किसी ने नहीं किया। दैट इज द फर्स्ट टाइम ये हुआ है, अल्लाह के शुक्र से, और अल्लाह ने इज्जत रखी है, और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए अजाज की बात रहेगी हमेशा। ये मेरे लिए एक सॉवरनर के तौर पे है कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही लॉन्च किया। शुएब को मैंने मनाया, जितने भी टीचर थे उनके साथ सर खपाई की है, और वो माने, उन्होंने कहा कूद पड़ते हैं, क्योंकि टीचर की रेपुटेशन डिटीरियोरेट हो जाती। अगर ये फ्लॉप होता ना तो बस गया था। इतना मार्केट में बैड इंपैक्ट जाना था, इतना बैड इंपैक्ट जाना था, और कुछ लोगों ने इसको उछालना भी था जान जान के। इतना बड़ा रिस्क था। मेरी पूरी की पूरी इज्जत स्टेक पे थी। 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था और अल्लाह ने पूरी की पूरी इज्जत बचा दी, क्योंकि शायद नीयत नहीं थी ना यार आपसे पैसे कमाने की। या मैंने तो पोस्ट भी नहीं लगाई अपनी फेसबुक के ऊपर, मैंने तो कोई पोस्ट भी नहीं लगाई ना सी स्टार पे मैंने कोई पोस्ट लगाई है कि देखो मैंने कोई मार्का मारा, अल्लाह माफ करे। मार्का नहीं है, बस मेरा काम है, जॉब है, मैं अपना जॉब कर रहा हूं। जब ओरिएंटेशन हुई थी तो तब भी मैंने ये कहा था कि वो बंदा ज्वाइन करे जिसमें हिम्मत है, क्योंकि इसमें फिर हमारे पास 1 महीने का टाइम है, उसमें तो टाइम भी 15 दिन का था।
तो जिन बच्चों ने भरोसा किया उन्होंने भी कमाल काम किया। सही हो गया? चलें जी। तो ये था मेरे लिए ये वाले कि ऐसा गोल मैंने सेट कर लिया जो पहले अचीव कभी नहीं हुआ था। अब ये बेंचमार्क बन गया बड़े लोगों के लिए। अब इसको लोग ट्राई कर सकते हैं कि यार अगर उन्होंने किया है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। सही है? आपको पता है एक और बात बताऊं, पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट टीम कहां पे है? हाँ, इधर है। तो अगर बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब ये एक बेंचमार्क सेट हो गया। अब देखें इसको कौन अचीव करता है। अचीव तब करेंगे जब इसको 15 दिन में करवाएंगे। तो अब तो खैर 15 दिन में कोई नहीं, क्रैश बैच में चलेंगे सारे एक एक महीने के। सही है ना? चलें जी। तो देखो ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर अचीवमेंट मिल गई तो आप मोटिवेटेड हो, और अगर आप इसमें फेल हो गए तो डीमोटिवेटेड आप गए। ऐसे ही है, पढ़ें। अगर अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हुआ ना गोल, जैसा कि आपको पता है आप एक महीने में 2000 सोलर नहीं बेच सकते, आपको ये टास्क मिल गया, कैसे बेचोगे? आप में कैपेसिटी नहीं है, आपके सामने क्लाइंट लिस्ट नहीं है, आपको पूरे के पूरी वो टारगेट ऑडियंस नहीं पता, तो बेच लोगे? इससे आप गिव अप कर दोगे, आप नौकरी छोड़ दोगे। तो मैं नहीं पढ़ा रहा यार, ओ सॉरी मैं नहीं बेचता पे, मैं कोई और काम बेच लेता हूं। नंबर 2, और अगर ये बहुत ही ज्यादा आसान ऑब्जेक्टिव हुआ तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? आधा दिन बैठ के बाहर सिगरेट पीते रहेंगे, थोड़ा सा काम करके घर चले जाएंगे। यानी कि एम्प्लॉय ट्रेन नहीं हो सकते, आपके एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं हो सकते। क्यों? आसान सा काम है, क्या करूं यार मैं। समझ आ गई बात की? आगे चलें। Other problems that are perceived to be caused by setting goals include goals creating flexibility and can lead to a narrow focus. बस रुक जाइएगा। जब भी कंपनी गोल सेट करती है ना, तो गोल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, आपने 5000 सोलर बेचना है साल का, आप ये कह सकते हो चल यार 4500 बेच लो, लेकिन बेचना सोलर ही है। सोलर की जगह पे जनरेटर नहीं बेचने बैठता। समझ आई बात की? प्रोडक्ट इनफ्लेक्सिबल होती है, टारगेट ऑडियंस चेंज शायद हो जाए, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो सोलर ही रहने वाली है। जब गोल सेट हो जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, क्या उसे रिवोक कर सकते हो? जून में पेपर देना है ना, अब ये इनफ्लेक्सिबल बन चुका। गोल मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बड़ा गोल का ड्रॉबैक है कि वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें टारगेट ऑडियंस चेंज हो सकती है आपकी, ठीक है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो चेंज नहीं हो सकते। आगे चलिए। नंबर 2, बस आगे नहीं पढ़ने की जरूरत। Goals may generate stress through a constant pressure and reference to needing to constantly perform at the highest level in order to achieve. बस ये याद रखना, जनरेट स्ट्रेस। क्यों भाई? आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा कि हर महीने 2000 माल बेचना है, हर महीने का 2000 सोलर बेचना है। अगर ना बेचा तो फीडबैक दोगे, सर इस महीने मैंने 500 सोलर बेचा है, और आपको क्लियर कट पता चल गया महीना खत्म होने वाला है, 2000 में से मैंने सिर्फ 500 सोलर बेचा है, तो बॉस क्या करेगा? क्लास लगाएगा, प्रेशर में रहना शुरू हो जाओगे। जैसे एग्जाम प्रेशर नहीं होता, क्योंकि गोल नजदीक आ रहा होता है ना, जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन रात को नींद नहीं आती है। रिजल्ट के बाद उठे थे, अच्छा किया था। ऐसा ही है, एक बच्चा जो बेचारा फेल हुआ था, उसका मुझे फोन आया, कहता सर मैं भी सोया उठूं, देखे मेरे साथ हाथ हो गया। मैं क्या हुआ बेटा? कहते सर उड़ गया। ओ मैं कहता यार ज्यादा देर सोए रहना था यार, क्योंकि अब तुझे रात को नींद नहीं आनी। तो ये रियलिटी है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। आ जाइए मैम ये ऑनलाइन क्लास जा रही है, फिर बंद कर दें आप कैमरे को। आप फिर कैमरे को थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा। हो गया हमारा, आगे चलते हैं जी। ऑन कर दीजिए, आगे चलते। भाई ये एग्जाम्पल नहीं करनी, इससे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पलें तो मैंने करवा दी हैं, ये भी नहीं करनी, ठीक है ना। पहली एग्जाम्पल करनी है ना दूसरी करनी है। एग्जाम्पल ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या एग्जाम्पल है गोल ऑब्जेक्टिव की? ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये खुद पढ़ लेना आप लोगों ने, मैंने एग्जाम्पलों में पढ़ा दिया आपको, ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, 5000 2000, ठीक है। अच्छा देखो, इसको रट्टे नहीं मारने बैठना यार, सिर्फ एक दफा पढ़ना है बस, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए थे हमारे। मुझे आप बताइए, एक एयरलाइन कंपनी है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लिखवाइए, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। एक एयरलाइन कंपनी है, वो बनाने लगे हम लोग, मुझे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए? 4 ही मुझे। लैंड, लेबर, कैपिटल,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब मुझे बताइए इनमें क्या क्या आएगा। लैंड कौन सी होगी बेटा? बेटा कौन सी होगी, वही तो कह रहा हूं, उनका नाम होता है ना। एयरपोर्ट, शाबाश, ठीक है। रनवे, बस चुप कर जाओ ना। एयरपोर्ट, और बेटा बताइए। जो ब्रांचेस नहीं बनाते जहां से टिकटिंग वगैरह होती है, उनके ऑफिसेज होते हैं। जैसे अगर आप लोग जाओ, आप लाहौर के रहने वाले हैं, कभी उधर गए हैं पहाड़ी पे ऊपर, केड़ी पहाड़ी है? शिमला पहाड़ी। वहां पे ये है ना सारे ऑफिसेज, तो ये बेटा उनकी बिल्डिंग लैंड हो गई ना। आगे लेबर, स्टाफ कौन सा? कैबिन क्रू, पायलट्स वगैरह कैबिन क्रू में आ जाता है। एयर होस्टेस वगैरह वो कैबिन क्रू में आ जाता है। और उसके बाद जो उनकी मेंटेनेंस करता है, साफ सफाई करते हैं, खाने वगैरह ला के रखने वाले सारे लोग। क्योंकि हमने पढ़ा था लेबर पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है, ऐसा ही है। कैपिटल पे बेटा क्या आएगा? बेटा कैपिटल में क्या आएगा वो बताना है। तुम लोग आओगे सारे। एरोप्लेन, अदील। ठीक है बेटा, एरोप्लेन आ गया। और क्या आएगा? नहीं बेटा, कैपिटल में देखो, कैपिटल क्या होता है? फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल क्या होता है? आपने नहीं पढ़ा पहले, कभी नहीं पढ़ाया इको में, ठीक है। आप बताओ, आपने तो पढ़ लिया है ना। अच्छा, फिर तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना बनता ही नहीं था मेरा। सही है। एयरप्लेन में कौन सा फर्नीचर लगेगा? एयरप्लेन आ गया ना, उसमें ऑलरेडी सब कुछ है। और बताओ। हाँ, ब्रांचेस में लगेगा, उसमें लगेगा फर्नीचर। यार जरा चुप कर जाओ ना, आगे बेटे। ट्रॉलीज वगैरह भी तो होती हैं जो सामान को आने जाने में लेके जाती हैं, ठीक है। स्कैनर्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो सारे इसके अंदर आएंगे। एंटरप्रेन्योर, जो बंदा पैसे लगाएगा, कंपनी का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कौन सी? ब्लू एयरलाइन, कतर एयरलाइन, एयर सयाल, बिल्कुल। ये याद है, बातें याद रहेंगी। इसी तरह हर कंपनी का फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके माइंड में बस वैसे ही होना चाहिए, मोटा मोटा। आपने कौन सा एयरलाइन कंपनी कभी देखी है? कभी देखी है? कभी पीआईए के हेड ऑफिस गए हो? कभी पीआईए की बैलेंस शीट देखी है? नहीं देखी ना। जिसे अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे ना, उसको कहना दिखाओ, सही है। कल तक मैं इंशाल्लाह यहां पे इंटरनेट लगवा लूंगा, काफी ज्यादा चीजें आपको लाइव दिखा दिया करूंगा। पासवर्ड आप लोगों को नहीं दूंगा, वो मेरे लिए है, ठीक है। तो ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे हो गए। अब है शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर। मैंने आज के लिए माफ किया आप लोगों को, कल पढ़ेंगे ये सारा। कल हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। अब हम एक्टिविटी करने लगे हैं। ऑनलाइन में जाने देना एक्टिविटी को। कल तक ये बुक इंशाल्लाह बन जाएगी। आज फाइनलाइज हो जानी थी, चैप्टर भी कल खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, अभी अचीव कर दे तो मेरे पास टाइम है, वो आगे वाला पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मैंने थोड़ा सा गोल को चेंज कर लिया। गोल को नहीं, ऑब्जेक्टिव को चेंज किया। गोल हमारा वही है 17-15 वाला, जून वाला। हो गए जी, हम यहां पे आ गए। जरा देखिए 53 का सबको आंसर आता है? हमने कहां पे पहुंचना है? वेयर वी डू एम टू बी, हम कहां तक जाएंगे, तो ये हमारा विजन होगा। ऐसे ही पढ़ा था। ये उसकी प्रैक्टिस के लिए सारा मटेरियल नीचे से मिल जाएगा आपको। इसके टोटल एमसीक्यूज हैं 63। अब आते हैं ये मेन एक्टिविटी की तरफ। ट्रू फॉल्स आंसर गिवन है सारे के सारे, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सिर्फ एक दफा रिवीजन करवाने लगो सारी की सारी। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड तक जाएगा। फर्स्ट वाला पढ़ो। ओ ना, फर्स्ट वाला यार, ये देखना, नजर नहीं आ रहा ये। हाँ, Vision and mission statements can often be found in the front of annual reports. तो मैंने आपको कहा था कि विजन और मिशन स्टेटमेंट हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में छपेगी। कहा था या नहीं? तो ट्रू है ये। क्लियर हो गई बात? नंबर 2 फैज, ऐसे पढ़ते जाइएगा। Also, it is important for companies to have a clearly defined mission statement
Research has shown that less than 50% of all companies have used a mission statement in the previous 5 years. नहीं भाई, ये 100% है, सब ने मिशन स्टेटमेंट लगानी है, ये बात याद रखिएगा। जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनका मिशन विजन स्टेटमेंट होना जरूरी है, कंपलसरी होता है। हर कंपनी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट लगाएगी। आजकल तो सोल प्रोप्राइटर लगा रहे हैं यार। क्लियर हुई बात? उसके बाद आप पढ़ेंगे हारिस। Foundation for development of a comprehensive mission statement is provided by a clear vision. विजन क्लियर होगा तो मिशन बनेगा ना, तो विजन ही क्लियर नहीं है तो मिशन कहां से बन गया? ऐसे ही था ना, तो ट्रू है। The mission statement should be short, effective, प्रेफरेबली वन सेंटेंस, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये लिखा हुआ है शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, प्रेफरेबली वन सेंटेंस कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है बुक में, पढ़ा हुआ आपने कहीं पे, तो ये फॉल्स है। सिर्फ ये आखिरी लाइन की वजह से फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद पढ़ें। ट्रू है? कैसे? अभी पढ़ा है हमने कि भाई अगर गोल बनाने हैं, स्मार्ट ना हुए, पार्टिसिपेशन ना हुई तो डिमोटिवेशन होगी। तो अगर विजन भी आपने डिसाइड करना है तो जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना है आपने, अगर आपने उन्हीं को शामिल ना किया, उन्हीं को पता ना हुआ हमारा विजन क्या है, वो अचीवेबल भी है या नहीं है, अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? नुमान। पढ़ो यार, 7वां नहीं, छठा। वो थोड़ा ऊंचा बोल यार। हाँ, पहले मिशन स्टेटमेंट बनानी है कि विजन? बाबा विजन बनेगा तो मिशन बनेगी ना, तो फॉल्स है ये। रिवीजन हो रही है ना सारी की सारी ऑटोमेटिकली। अगला पढ़ें यार। अच्छा, व्हाट इज और बिजनेस? हमारे मिशन और विजन के दरमियान अब क्लैश आ गया कि बिजनेस को लेकर। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विजन और विजन क्या कहते हैं उसकी प्रैक्टिस है। पढ़ें। ये कल किस में पढ़ा था हमने? बिजनेस में क्या करना है, कितने का करना है, किसके लिए करना है, यही था। ये मिशन में पढ़ा था, विजन में नहीं था। यहां पे विजन लिखा हुआ है ना, तो ये इस वजह से फॉल्स है, क्योंकि यहां पे क्या आना चाहिए था? व्हाट इज और मिशन। रीजन फॉर बीइंग विजन स्टेटमेंट है या मिशन स्टेटमेंट है? वेयर एम टू बी, जाना कहां पे है, विजन है। ठीक है ना, फ्यूचरिस्टिक। लेकिन होना क्यों है, जाना क्यों है, कैसे जाना है, वो क्या है? मिशन। यही था। आगे पढ़िए अदील। एंड्योरिंग स्टेटमेंट, अच्छा ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, ये वाला बुक में नहीं था, लेकिन नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी था यहां पे देना। इसको क्रीड इंफॉर्मेशन, क्रीड स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये बुक में दे भी सकता है वैसे आपके पेपर में। एक मिशन स्टेटमेंट को क्रीड स्टेटमेंट भी कहा जाता है, एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। लिखा हुआ है कहीं पे? अच्छा, मैंने नहीं उसको पढ़ा था। फिर जब मैं बना रहा था ना, मैंने 2-3 बुक कंसल्ट की थी इसके लिए यार। मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ा कि अक्सर मुझे नौजिया हो जाता था, मुझे वॉमिट आने वाली हो जाती थी, क्योंकि सर फेंक के चीजों को ढूंढना, फिर ये लिखना, 8-8 घंटे लगे हैं मेरे एक दिन में। चल हाँ पढ़, यही वाला 9 वाला पढ़। इसका मतलब क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट आपको एम्पावर करता है, वो आपको बताता है कि आपका काम करने का मकसद और दूसरी कंपनीज का काम करने का मकसद अलग कैसे है, क्योंकि ये सारे मकसद किस में लिखे जाते हैं? मिशन स्टेटमेंट में। और ये सच है। आगे बढ़े फखर। जरूरी तो नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्मॉल ही बड़ी लंबी होनी चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। आगे। सही है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट को डालते नहीं है, अभी लिखा तो वह रिपोर्ट्स में आता है फ्रंट पे, तो फिर फॉल्स कैसे है? ओए अहमक इंसान, गौर से पढ़, उर्दू तर्जमा गलत कर रहा है इसका। अब से मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं करना, जिसने पढ़ना उसने एक्सप्लेन करना। दोबारा कर। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? वाजिया करना।
छाप देना, बयान कर देना। तो जो मिशन स्टेटमेंट होती है क्या वो बयान करती है फाइनेंशियल स्टेटस को, कैसी गरीबा अमीरा? नहीं ना करती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की और मिशन स्टेटमेंट अलग चीज है। शाबाश, बस यही तुझसे जानना चाहता था। जैन पढ़ यार। बिल्कुल, बुक में भी लिखा होगा ये। फिलॉसफी या मिशन स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? मैं क्यों हूं, मैं किसके लिए हूं, ये क्या है? फिलॉसफी है। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट भी यही रहती है ना, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कब बनाना है, कितने का बनाना है। ऐसा ही था। चलें आगे यार। Get me prepared statement of vision and mission and widely recognized as the first step in the strategic management. बिल्कुल ऐसा ही है। Top management. बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप से होती है, तो टॉप वाली विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पढ़ लिया हमने। इसमें कोई ऐसी बात जो आपने नहीं पढ़ी है? सारी बातें पढ़ी हुई है ना, ये सिर्फ उनकी प्रैक्टिस के लिए बनाया था। पढ़े यार अब हादी। An important question a mission statement should answer is what do we want to become. ये विजन का होता है, मिशन का नहीं है। विजन कहती है कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम इन फ्यूचर। मिशन ये नहीं बताता। ठीक है बच्चे, पढ़े अगला। इसका आंसर मैंने फॉल्स लिखा हुआ है, कैसे प्रूव करें यार? तू तो सवाल ले, प्रूव करें बेटा। व्हाट डू वी वांट टू बिकम किस में आता है? शाबाश, ये वॉइस वर्सा लिख दी है, इस वजह से ये फॉल्स है। नीचे वाली बात ऊपर और ऊपर वाली बात नीचे लिख देते तो ये ट्रू था। शान से बेटा पढ़। कैसे है बेटा ट्रू? प्रॉफिट मैक्सिमाइज किसको बेच के करेंगे? मिशन में बताया ना, मिशन स्टेटमेंट में क्लियरली पता है ना क्या बेचना है, किसको बेचना है, कितने का बेचना है, कब बेचना है। तो उससे हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा और हमें वो कमीशन वाला फैक्टर भी हमारे साथ लगा रहेगा। ऐसे ही था ना गोल, क्योंकि गोल भी नहीं का हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं का हिस्सा है। बेटा आगे बढ़े आप। क्यों फॉल्स क्यों है? जितने भी मेजर उसके मैनेजर्स होंगे उनसे पूछना है, कम से नहीं पूछना। ठीक है चले भाई आगे। चलो बाकी ये पढ़ लोगे और नीचे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट अभी पढ़ी है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट और रेलेवेंस वगैरह नहीं पढ़ा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वही है ना यार। चल पढ़ यार। Mission statement is usually a simple statement of specific needs. हाँ, बिलीफ कोई नहीं है इसमें मिशन में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, उसमें ये है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे बिलीफ किसके ऊपर होता है? विजन में बिलीफ है, मिशन में बिलीफ नहीं है। विजन में बिलीफ है कि अंधेरे खत्म होने चाहिए, उजाले आने चाहिए, सोलर लगाएंगे। यही था ना, सोलर लगाना मिशन है, उजालों को लेके आना और वो विजन है, वो बिलीफ है मेरा। चल यार। A mission statement should be broad enough to reconcile difference among and addressing various stakeholders. इसको छोड़ दो, अभी स्टेक होल्डर अभी नहीं पढ़ा ना, कल पढ़ाऊंगा फिर पता चलेगा। इसको स्किप करो, कल देखेंगे। स्टेक होल्डर वाले स्किप करते जाओ, आगे 31 पढ़। नहीं वो भी स्टेक होल्डर है, ठहर जाओ। हाँ 33 पढ़। Mission statement should be stated with high level of precision. सब क्लियर बता दीजिए क्या करना है। तो वो भी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन ही है, शुड बी स्टेटेड विद हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। लिखा हुआ है मिशन स्टेटमेंट शुड बी स्टेटेड विद हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। बड़े गौर व फिक्र करके मिशन स्टेटमेंट को बनाना है, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। ये फॉल्स कैसे है? नहीं ये तो नहीं है। देखो उसमें हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन नहीं चाहिए, क्लियर माइंड चाहिए, बस इतना है। उसमें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। प्रिसीजन का मतलब होता है किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होना, बहुत गौर व फिक्र करके किसी चीज को ड्रॉ करना। तो ये नहीं चाहिए, सिर्फ क्लियर माइंड चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना कैसे है, बस। क्लियर हुई मेरी बात? ये जो हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन लिखा है ना 33 में, इसका मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं हो आप अपने कारोबार के बहुत माहिर हो तो कारोबार करोगे, आप बहुत माहिर हो तो मिशन स्टेटमेंट बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपको एक स्पेसिफिक लेवल तक की क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए। वो आपके पास है, यू शुड गो फॉर इट। अगर वो नहीं है फिर यू शुड बैक इट आउट, या फिर आप उसे पीछे आ सकते हो।
आगे चलें, आप पढ़ेंगे, ठहर जाओ, नहीं जरा 33 38 पढ़ेंगे, आप पढ़ें 38। To be effective, all the mission statement need अकॉर्डिंग टू द वर्क गिनी, वर्क मिशिजनी, work छोड़ दो उसको, बस ठीक है, वर्न कर लो ना, वर्न अकॉर्डिंग टू द वर्न, according to the word. To be effective, all the mission statement need to do is define what the organization is, what the organization is एस्पायर टू बी, organization क्यों है, क्या करना है और किस लिए, ये सारी चीजें। तो सच है ना। बस यहाँ पे इन्होंने ये दी थी, बुक में नहीं लिखा हुआ इसका नाम, बुक में वर्न का नाम ही ना लिखा हुआ, इसने बनाया था ये कि क्यों बनानी है, किसके लिए बनानी है, कब बनानी है, क्या बनाना है, ठीक है। बाकी आप खुद कर सकते हैं। 44 अजैन पढ़ यार, थोड़ा ऊंचा है यार। तो जो सोशल पॉलिसी क्या होती है, लोगों से मेल जोल, ये किसका काम है, ऑपरेशनल का, शाबाश। ये ना तो स्ट्रेटेजिक का काम है ना ही टेक्निकल का काम है, ये तो जो डे टू डे वर्कर्स है ना उनकी पॉलिसी है, फ्रंट लाइन वालों की पॉलिसी है। आप बैंक में जाते हो, वहां पे रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो सारा आपका अकाउंट ओपन करने से लेकर एंड तक आपकी हेल्प करता है, ठीक है, वो डे टू डे में आएगा, वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। क्लियर हुई मेरी बात। 48 बेटा आप पढ़े, नहीं 48 नहीं 47 पढ़े। Corporate policies related to mandatory retirement are ongoing concerning many countries. अब देखो थोड़ा सा मैंने एडवांस किया था यहाँ पे, कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू मैंडेटरी रिटायरमेंट। हर कंपनी जिसमें आप जॉब करोगे ना उसमें क्लियर कट पता होगा रिटायर कब होना है, आपने क्लियरली पता होगा 60 साल की एज में रिटायर, 55 साल की एज में रिटायर। पाकिस्तान में, सॉरी दुबई में जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स है। कुवैत में जो गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट एज कितनी है, 60 ईयर्स। तो ये मैंडेटरी है, हर जगह पे लिखा होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये ट्रू है। 44 social during the strategic implementation process social policy should be set and administrated strategic implementation process नहीं अलग है। देखो 44 में कह रहे हैं सोशल पॉलिसी बनानी कैसे है, किसको देख के, ऊपर क्या कह रहा है कि जब स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हो, बाबा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं है। इधर देख, ये प्रोसेस है इंप्लीमेंट करना। कौन सा प्रोसेस है, कौन किसको इंप्लीमेंट करना है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हुई उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, टेक्टिकल और ऑपरेशनल। समझ आई बात की। जो 44 है ना उसमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, गौर से पढ़। सोशल पॉलिसी शुड बी डिजाइन्ड एंड आर्टिकुलेटेड। नहीं बेटा, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्टेज, वो पहली स्टेज की बात कर रहा है। दोबारा सुन जरा, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्टेज कौन सी होती है, जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, उस डिसीजन को किसने इंप्लीमेंट करवाना होता है, टेक्टिकल वालों ने। ऐसा ही है, टेक्टिकल वालों के बाद जो डे टू डे वाले होते हैं वो किस में जाते हैं, ऑपरेशनल में। अब यहां पे सोशल पॉलिसी शुड बी डिजाइन, वो कहता है मशवरा दे रहा हूं कि ऑपरेशन पॉलिसी को डिजाइन कर लो जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आए। तो पहले होनी चाहिए या इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे होनी चाहिए। 44 में ये है, समझ आ गई बात की। ओके, और ये देखो पहले होनी चाहिए, और ये करेगा कौन, स्ट्रेटेजिक करेगा। ये डे टू डे वाले उनको फीडबैक देंगे, क्योंकि भाई स्ट्रेटेजिक वाले लोगों से नहीं मिलते। लोगों से कौन मिल रहा है, ऑपरेशन वाले लोग। जब बैंक में जाते हो तो बैंक का सीईओ मिलता है आपको, कौन मिलता है, ऑपरेशन मैनेजर, रिलेशन मैनेजर, टेलर वगैरह। ऐसा ही है ना, आपने तो बैंक के प्रेसिडेंट को भी नहीं देखा कभी, ऐसा है कि नहीं। तो ये उनको फीडबैक देते हैं कि सोशल पॉलिसी बनानी कैसे है। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये वाली आपको ना नीचे से मिल जाएगी, ये 50 ये हैं और 64 ये हैं, तकरीबन लगभग 114 के करीब है चैप्टर नंबर 1 के। कल हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा, कल ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने कहूँगा क्लास में पहुंचा दें। ऑनलाइन वालों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ये। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप लोगों ने इसको